हेलो गाइस। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग एनडीए की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि एनडीए के इस पैटर्न में हमारे कुछ चैप्टर्स है, कुछ सिलेबस है, और इस सिलेबस के वजह से हम लोग आज डिसाइड करेंगे कि कैसे कुछ क्वेश्चंस को करके, मैं चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस को करके मैं पूरा चैप्टर का जो बेसिक है वो क्लियर कराने की मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि राइट नाउ एनडीए आने वाला है, एनडीए के एग्ज़ाम सामने है। और अभी अगर मैं इस टाइम पे अगर आपको चैप्टर पढ़ाने बैठूँ तो ये मेरे लिए मुश्किल होगा। सो गाइज, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको मैं क्वेश्चंस कराऊँ, और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल, कुछ एमसीक्यू कराऊँ। और उन एमसीक्यू को करते करते ही आप लोग इतने एबल हो जाए, इतने एबल हो जाए कि आप पूरा उसे कर पाओगे। सो गाइस, आज का जो हमारा नया चैप्टर है, आज का जो हमारा बेसिक चैप्टर है, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। अब इस केमिकल बॉन्डिंग में वैसे तो पढ़ने के लायक बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ें, और ऐसे बेसिक क्वेश्चंस कि जिससे हमारा चैप्टर का ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। सो गाइस, बढ़ते हैं हमारे नंबर वन क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, पहले हम लोग समझ लेते कि ये जो केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग में होता क्या है और आपको किस बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान रखना है। अगर ये चैप्टर का अगर आप नाम देखोगे तो इस चैप्टर के नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग अगर देखा जाए केमिस्ट्री में तो कई तरीके के होते हैं। उनमें से नंबर वन का मैं नाम लूँगा, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर टू इज ionic bond. Number three is coordinate bond. So guys, ये जो तीन बॉन्ड है, इन तीनों बॉन्ड के ऊपर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और पूछा भी जाता है गाइस। धीरे धीरे हम लोग बात करते हैं कि ये बॉन्ड्स जो होते हैं, इनको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, और अगर आइडेंटिफाई करना है तो आइडेंटिफाई कैसे सिंपल तरीके से किया जाए। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज CH4। अब इनमें से हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो गाइस, हमेशा याद रखो आप कि जो भी इस पूरे मॉलिक्यूल में आपके पास जो सिंगल सिंगल बॉन्ड, दैट इज वी कॉल्ड सिंगल बॉन्ड, जो भी सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, आप कहोगे उसे कि वो सिंगल बॉन्ड नथिंग बट इट इज ए कोवेलेंट बॉन्ड। इज इट क्लियर? मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ बेटा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। तो मैंने आपको सबसे सिंपल भाषा में यह समझाया है कि कोवेलेंट बॉन्ड ये आपको आइडेंटिफाई करना है, जज करना है सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से। जहाँ सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है तो आपको ये इंडिकेशन दिखाई देता है कि वो सिंगल बॉन्ड इट इज नथिंग बट ये एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सो गाइस, जैसे मैंने आपको समझाया कि ये सिंगल बॉन्ड है ये, तो अब बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जनरली मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CONH3 6 2+। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आपने एग्जांपल लिए, और ये ऐसे एग्जांपल में तो कहीं पे भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सिंगल का जा रहा है, कटायन का जा रहा है, अनायन का जा रहा है। तो बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसको भी समझा देता हूँ कि अगर ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स, इसको एक्चुअली दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिखने में ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए इसका नाम भी ऐसा रखा गया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही दूसरा नाम होता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोले तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आप इसको समझोगे कैसे? सो गाइस, समझने के लिए थोड़ा पेशेंस रखिए। हम लोग देखेंगे
इस कंपाउंड्स को पहले तो लिखने का तरीका कैसा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको CO, दैट इज कोबाल्ट, ये है संख्या में मीन्स नंबर में 1, और NH3 जो कि यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये है नंबर में मतलब संख्या में 6। सो देखो गाइज, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 तरीके के 6 अलग अलग टाइप मतलब 6 दिशाओं के 6 बॉन्ड मैंने तैयार कर दिया, और ये 6 तरीके पर मैंने 6 बॉन्ड्स पर NH3 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 और NH3 ये ऐसा रख दिया है, और क्योंकि इसके ब्रैकेट के बाहर 2+ है तो मैंने यहाँ पे साइन भी दे दिया। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि NH3 कोबाल्ट को जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो हमेशा याद रखना ये जो NH3 है इसे हम लोग कहते हैं लिगेंड्स, और ये जो सेंट्रल में है जो कि बीच में है बेचारा जिसे हम लोग कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम, ये है बीच में, इसलिए इसको भी नाम देते हैं हम लोग, इट इज सेंट्रल मेटल एटम और समटाइम वी कॉल्ड एज आयन। सो ये जो बीच वाला है सेंट्रल मेटल एटम, क्या होता है कि हमारे पास हमें यहाँ पे ये जो NH3 है ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये NH3 डोनेट करने का काम करता है और कोबाल्ट एक्सेप्ट करने का काम करता है, मतलब कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, NH3 इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। ऐसे कंडीशन में ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ NH3 के 2 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से बना है, इसीलिए इस बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि दैट इन CONH36 हाउ मेनी, या फिर बोला है कि भाई क्या इसमें आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, या फिर इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो आपको ये जो जटिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इस कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को देखते हुए ही आइडेंटिफाई करने का है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही रहेगा। ऐसा आपको एक जजमेंट लेना है, एक आइडेंटिफाई करना है कि इसमें नथिंग बट इट इज ए वन एंड ओनली वन दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो गाइस, मैं ऐसे समझ के चलता हूँ कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड द थर्ड वन इज आयोनिक बॉन्ड की बात करते हैं अभी हम लोग। चलो, सो गाइस, ये जो आयोनिक बॉन्ड है ये जनरली मेटल और नॉन मेटल की ओर बनता है। जनरली इस कंपाउंड में अगर हम लोग बात करें, सो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग NaCl। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेंगे NaCl। सो गाइस, NaCl हम लोग देखते हैं, NaCl ये डिसोशिएट हुआ, डिसोशिएट होके ये बनेगा Na+Cl-। सो गाइज, यहाँ पे जो हमने देखा कि ये कंपाउंड एक Na+ कटायन और ये एक अनायन, ये कटायन और अनायन मिलके ही हमें एक बॉन्ड देते हैं दैट इज आयोनिक बॉन्ड। अब देखते हैं कि ये जो Na+ और Cl- है ये पर्टिकुलर अगर इंडिविजुअल की बात करें तो ये आयंस है। आयंस बोले तो वो जिसमें पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा, और अगर स्पेसिफिक में बात करूँ सिर्फ पॉजिटिव की तो पॉजिटिव रहेगा कटायन, और स्पेसिफिक बात करूँ नेगेटिव की तो ये रहेगा एनायन। सो गाइस, लेकिन अगर हम लोग इंडिविजुअल ना करते हुए इसको ग्रुप में अगर बात करें तो मैं कहूँगा इसको इट इज ए आयन। सो गाइस, आयन के बीच में अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव है दैट इज कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में, तो हम लोग कहेंगे इट इज आयोनिक बॉन्ड जो इन्हें होल्ड करके रखा है। दो आयंस के बीच में बनने वाला बॉन्ड दैट इज आयोनिक बॉन्ड। और ये जो दो आयंस के बीच में बनने वाला बॉन्ड दैट इज आयोनिक बॉन्ड है, ये किन के बीच में बनता है? तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। जब भी कभी आपको एक मेटल और एक नॉन मेटल दिखा तो उनके बीच में जरूर और जरूर हमेशा एन मीन्स आयोनिक बॉन्ड ही तैयार होगा, क्योंकि वो
आगे जाके आपको आयंस क्रिएट करके देंगे, मीन्स आयंस पैदा करके देंगे, और आयंस पैदा करके देने वाला ही आपको आयोनिक बॉन्ड बना के देगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? सो फिर से और एक बार, हमने देखा मेटल एंड नॉन मेटल, हमने देखा NaCl, NaCl ब्रेक डाउन हुआ Na+Cl- में, ये Na+Cl- क्योंकि ये आयंस है, आयंस के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड दैट इज वी कॉल्ड आयनिक बॉन्ड्स। तो आयन किन में बनता है? तो आयंस बनता है मेटल और नॉन मेटल्स में। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी होता है जब पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। अकेले पॉजिटिव को मैं कहूंगा कैटायन, अकेले नेगेटिव को मैं कहूंगा एनायन, और इंडिविजुअल नहीं करते बात मैं, अगर पूरे दोनों को कंबाइन करते हुए बात करूं तो मैं कहूंगा भाई ये आयंस है। और आयंस के बीच में मैंने आपको बताया आयंस क्या पैदा करता है, तो आयोनिक बॉन्ड पैदा करता है। मतलब आयंस, कैटायन और अनायन ये तभी होल्ड रह सकते हैं जब उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड्स रहेगा। और आयोनिक बॉन्ड कब रहेगा? जब वो आयंस रहेंगे, सिंपल। सो गाइज, मैं केमिकल बॉन्डिंग में जो तीन बॉन्ड बन रहे हैं आपके, दैट इज स्टार्टिंग में हमने बात किया था यहाँ पे कि दैट कोवेलेंट बॉन्ड जो कि सिंगल सिंगल बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑब्वियसली ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में बनता है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की। आपको जस्ट मुझे आइडेंटिफाई करना है, आप बैठे बैठे जब भी कभी कोई भी कहीं पे भी अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है होगे तो आपको जस्ट वहाँ पे देखना है या आप मुझे बताना है कि मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है C2H6। C2H6 को मैं थोड़ा तोड़ता हूँ एंड तोड़ के मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस एंड दिस इज द H, दिस इज द H हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड दिस इज ए हाइड्रोजन। सो मेरा क्वेश्चन ये है गाइस, यहाँ पे कितने मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर देयर? सो मैंने कहा बेटा सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो जस्ट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देयर आर 7 कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि बेटा बताओ कि सिर्फ कार्बन कार्बन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आप बोलोगे बेटा कार्बन कार्बन के पास मीन्स कार्बन कार्बन से एक ही बॉन्ड से जुड़ा है, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे इट इज 1 कोवेलेंट बॉन्ड। अगर पूछा क्वेश्चन कि बेटा बताओ ये जो इथिलीन इथिन मॉलिक्यूल है, इथेन मॉलिक्यूल है, इस इथेन मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड्स है? सो हम लोग पूरे हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड गिनेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। सो मैं कहूँगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 6 कोवेलेंट बॉन्ड है। सो ऐसा आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ तक ही नहीं है, और भी थोड़ा डीपली है, तो मैं कोशिश करूंगा जैसे जैसे मैं MCQ लूंगा वैसे वैसे ही मैं इस कोवेलेंट बॉन्ड के जो भी कॉन्सेप्ट है उनको मैं धीरे धीरे ले लूँ इस टॉपिक में। एक छोटा सा क्वेश्चन दोस्तों मेरे मन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन लेना चाहिए। सो गाइस, जैसे हम लोग ने कहा कि एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसमें हम लोग ये क्लियर करते हैं कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा बॉन्ड हमें दिखाई देता है। सो क्वेश्चन ऐसा है गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कॉम्बिनेशन विल फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा आयोनिक कंपाउंड ऑप्शन है आपके सामने, CATI, ऑप्शन नंबर B SI and BR, ऑप्शन नंबर C MgCl and option number D. Option number D is all of these. So all of these. So guys, इसको हम लोग देखते धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को। तो पहले तो आप ये देख लो कि इनमें से नेगेटिव चीज़ें कौन सी है, मीन्स जो रॉन्ग है पहले उसको सिलेक्ट कर लो, राइट ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। सो गाइस देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम को अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये कैटेगरी के अंदर आता है मेटल। Ti दैट इज टाइटेनियम को देखोगे तो अगेन ये भी आता है मेटल। और मैंने आपको बोला था बेटा ये जो आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। सो क्या मेटल नॉन मेटल दिखाई दे रहा है? ये नहीं, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, इट मींस दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। Br की बात करते हैं यहाँ पे, सो Br इज अगेन इट इज नॉन मेटल एंड ऐसा है दैट इज सिलिकॉन, इट इज ना तो ये मेटल है ना तो ये नॉन मेटल है। अब आप बोलोगे सर ये मेटल नहीं है नॉन मेटल है तो फिर ये क्या है? तो ये ना मेटल की श्रेणी में आता है ना नॉन मेटल के, ये आता है मेटलॉइड्स।
तो गाइज यहाँ पे भी मेटल और नॉन मेटल नहीं मिल रहे, यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल मिले। बात करते हैं यहाँ पे Cl जो कि है नॉन मेटल, NMG ये है हमारा, ये है हमारा मेटल। सो गाइज हमारा आंसर मिल गया, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है कौन? यस आंसर प्लीज, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। सो आयोनिक कॉम्बिनेशन, आयोनिक बॉन्ड हमें मिलेगा इस मेटल और नॉन मेटल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस तरीके से आपको आपके बेसिक को यूज करके इन चैप्टर्स को समझने की जरूरत है दोस्तों। लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज एक ऐसा क्वेश्चन लेते जो कि हमें समझाएगा स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के बारे में। और वो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कुछ, which of the following should be more stable। मतलब इनमें से नीचे दिए हुए जो भी हमारे ऑप्शन रहेगा उनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सो ऑप्शन नंबर 1 H2+, ऑप्शन नंबर बी H+, ऑप्शन नंबर सी H एंड ऑप्शन नंबर डी H-। सो गाइस थोड़ा समझने की जरूरत है। स्टेबल नीचे दिए हुए ऑप्शन में से बताना है आपको कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। गाइस क्या लगता है आपको कि कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा? अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल मतलब क्या, पहले उसको समझो आप। अगर ये स्टेबल वर्ड समझ में आ गया तो आप ये भी बता दोगे मुझे कि सर ये स्टेबल है और ये ज़्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है, या आइडेंटिफाई कर पाओगे आप। सो गाइस देखते हैं, अगर हम पूरे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें, सॉरी, इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा हॉफबाउ प्रिंसिपल, जहाँ पे बताता है स्टेबिलिटी के बारे में। आपको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ स्टेबल आइटम किसको कहते हैं। तो स्टेबल हम लोग उसे कहते हैं जिसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कंप्लीटली फिल रहता है। या फिर हम लोग बोलेंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं He, हीलियम। हीलियम ये स्टेबल है, जो स्टेबल रहता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। और स्टेबल वाला जो कि He है वो नेचुरल स्टेबल है, इसीलिए उसको डाला है नोबल गैस एलिमेंट के कैटेगरी में। तो मान लीजिए ये हमारे पास ये होता है ऑर्बिट, जिसमें होते हैं नंबर 1 दैट इज 1s। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो इस 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन के साथ फिलअप है। अगर इस एक डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका मतलब समझा जाता है कि वो स्टेबल है। अब यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन तो है ही, तो सिंगल हाइड्रोजन स्टेबल हुआ क्या? आंसर है नो, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। अगर ये किसी बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो यहाँ पे बन जाएगा 2, और 2 वाला जो बंदा है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है वो है हमारे पास हीलियम। हीलियम ये नेचुरल स्टेबल है, मतलब इसके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बताते हैं कि ये मोस्ट स्टेबल है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये बताना चाहता है कि मैं हीलियम के जैसे बनना चाहता हूँ या हीलियम जैसा बन रहा हूँ, कि जिससे मैं आपको स्टेबिलिटी की तरफ दिखाई दूंगा, मतलब मोर स्टेबल दिखाई देने वाला काम ऐसा शो करता है H-। तो हमारा आंसर हुआ H-। बात करते हैं बी वाले ऑप्शन की तरफ। बी वाला ऑप्शन तो भैया ये बोलता है H+, मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर तो ये स्टेबल होने की बात कर ही नहीं सकते हम लोग। H2 मतलब 2 हाइड्रोजन ले लो, दोनों के पास से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो भैया ये बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ये स्टेबल ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है आंसर नंबर डी, दैट इज H-। मीन्स ये माइनस इसलिए आया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, दैट्स वाई ये नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके डब्बे के अंदर, मतलब इसकी जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2। अब आपने बेटा 10वीं तक पढ़े होगे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर उसके बाहर ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें, 18, और आखिरी वाले इसमें रहेंगे 32। सो हम लोग इसको ऐसा कहते हैं, इट इज़ 2 2 8 18 32। सो ये दिखाई देता है कि हाइड्रोजन के पास जो कि एक ही है, लेकिन इसको कंप्लीट, ये जो शेल है ये शेल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया बाहर से, और एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से लिया, इसका मतलब ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया इसलिए हम लोग कहेंगे कि दैट ये मोर स्टेबल है। तो इस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 से मैं थोड़ा सा आपका आंसर मीन्स आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। यहाँ पे कहता है sp3d2 hybridization is present in CO NH36
3+. फाइंड इट्स ज्योमेट्री. ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास ऑक्टाहेड्रल, ऑप्शन नंबर बी है स्क्वायर प्लेनार, ऑप्शन नंबर सी है टेट्रागोनल, एंड ऑप्शन नंबर डी है टेट्राहेड्रल. सो गाइस देखो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको ये अगर नया लग रहा होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ. NH3 ये 6 टाइम्स है, ब्रैकेट के ऊपर है 3+. मैंने आपको जब भी समझाया था, ऐसे कंडीशन में इसको ओपन करो. NH3 मेरे पास 6 है, NH3 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 NH3. अब NH3 मेरे पास 6 है, तो ये जो 6 NH3 मीन्स 6 लीजेंड्स इसके पास है, और ये 6 लीजेंड्स आपको एक शेप बना के देता है, उसका नाम होता है ऑक्टाहेड्रल. इस पूरे चैप्टर में मीन्स अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें 2 ही टाइप के शेप होते हैं. नंबर 1 टेट्राहेड्रल, जिसे को कभी कभी स्क्वायर प्लेनार भी कहते हैं, एंड नंबर 2. अच्छा, टेट्राहेड्रल कब रहेगा? जब इसके पास लीजेंड्स रहेंगे 4. और ऑक्टाहेड्रल कब रहेगा? जब इसके पास लीजेंड्स ये रहेंगे 6 लीजेंड्स वाले को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल. एक मिनट, मैं यहाँ पे मिला इसको रब करता हूँ. इट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. अब क्योंकि इसके पास 6 लीजेंड्स है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे इट इज ए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. द नंबर ऑफ एटम शेयर इन each outermost shell of N2 is. हमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहा है N2 के शेल में. ऑप्शन है नंबर 1 5, नंबर 2 ऑप्शन इज 4, नंबर 3 ऑप्शन इज 3, एंड नंबर 4 ऑप्शन इज 2. सो गाइस, अगर आप लोग N2 को देखोगे तो इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा ही लिखते हैं. सो यहाँ पे समझने की बात यह है कि 3 बॉन्ड है हमारे पास, एंड तीनों बॉन्ड में जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. सो अगर 3 बॉन्ड पे ऐसा 1, ये 2 और ये 3, तो समझ में आता है कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसलिए इसका आंसर है 3. 5, 4, 2 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमेशा ये 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर. सो गाइस, यहाँ पे हम लोग देखते हैं. सो गाइस, यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से. इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल बिटवीन द कार्बन एटम देयर आर नंबर 1 3 sigma bond, number B 2 sigma bond and 1 pi bond, option number C 1 sigma bond and 2 pi, and option number D 3 pi bond. सो गाइस, सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो एसिटिलीन मॉलिक्यूल है ये क्या होता है. अगर आपने ये दिखाई दे दी, मतलब अगर आपने ये ड्रॉ कर लिए, तो आपके पास आपका आंसर है. एसिटिलीन ये कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है, जिसमें आपको दिखाई देता होगा कि क्वेश्चन पूछा है कि एसिटिलीन मॉलिक्यूल के बीच में कार्बन एटम्स में कितने टाइप के या फिर कितने बॉन्ड्स है, नीचे दिए मेरे ऑप्शन. तो हमेशा याद रखो गाइस, जब ये ट्रिपल बॉन्ड बनता है
तो ये जो बीच वाला बॉन्ड होता है, मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ, ये जो बीच वाला बॉन्ड होता है ये बॉन्ड होता है सिग्मा के लिए, और ऊपर के ये जो दो है ये पैरेलली मतलब पैरेलल अटैच होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पाई। उसी तरह ये नीचे वाला बॉन्ड भी, ये वाला बॉन्ड, ये भी कहते हैं इसको पाई। सो समझ में आता है कि मेरे पास यहाँ पे 2 पाई एंड 1 सिग्मा होता है। सो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई, ये ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आंसर में करेक्ट है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, ये कॉन्सेप्ट एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन वाले चैप्टर में कि कैसे मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइज होता है, कैसे वो अपना ओरिएंटेशन बदलता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है फिजिकल एंड केमिकल, ये सारा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो गाइस आप देख रहे हो कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में दूसरा एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए जब आप समझोगे तब जाके आप इसका आंसर निकाल पाओगे। लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँगा बेटा, जब कभी सिंगल बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड मतलब बोले तो 1 सिग्मा, एंड इसका जो साइन होता है वो कुछ आपका 6 नंबर जो कि लेटे हुए, समझो 6 ये खड़ा है और समझो ये जो 6 है ये अब सो गया है, तो समझो सोया हुआ 6 बोले तो सिग्मा। तो मैंने आपको क्या बताया, पॉइंट नंबर 1, जब भी कभी सिंगल बॉन्ड रहा, सिंगल बॉन्ड पता है कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है। पॉइंट नंबर 2 इट इज, अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन 2 डबल बॉन्ड है, तो इसमें 1 सिग्मा एंड 1 पाई होता है। उसी तरह अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 3 कि कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जब भी कभी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें बीच वाला होता है सिग्मा, ऊपर वाला होता है पाई, नीचे वाला होता है पाई, मीन्स 1 सिग्मा एंड 2 पाई। ऐसा ये डिस्क्रिप्शन या हमेशा याद रखना। सिंगल बॉन्ड रहा तो ओनली 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड रहा तो 1 सिग्मा 1 पाई, एंड ट्रिपल बॉन्ड रहा तो 1 सिग्मा एंड 2 बॉन्ड। ऐसे तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखें तो आप हाइब्रिडेशन का इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी किसी भी वक्त कहीं से भी सॉल्व कर पाओगे। चलो जाते जाते आपसे गुजारिश है कि एक क्वेश्चन ले लेते, और इस क्वेश्चन के साथ ही हम आपसे एक गुजारिश चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को, वीडियो से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा मोटिवेशन और भी बढ़ते रहे, और ऐसे इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो हम लोग आपके लिए लाके आपकी जो दुविधा है या फिर आपकी जो परेशानी है उसका आंसर दे पाए। तो ज़्यादा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है दोस्तों, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। जब आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो इनमें से क्या घटित होता है, मतलब हम लोग कहेंगे कि क्या चीज़ घटती है। नंबर 1, क्या जब आयोनिक बॉन्ड बनता है तब एक्सोथर्मिक होता है, या फिर एंडोथर्मिक होता है, या फिर दोनों होता है, बोथ ए एंड बी, या फिर डी, इनमें से कुछ भी नहीं होता। सो गाइस मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि बेटा आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड के लिए अगर बात करें, एग्जांपल NaCl, Na प्लस Cl माइनस, मतलब क्या हुआ, इनके बीच में जो बॉन्ड था वो क्या हुआ, ब्रेक हुआ। और जब भी कभी बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसमें से क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलती है। और जब एनर्जी बाहर निकलती है दोस्तों तो हम लोग कहेंगे ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो इसके भी डिफाइन कर देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच energy is released in the form of heat। अगर ये रिलीज कर रही है तो एंडो, ये सेम डेफिनेशन रहेंगी बट वो एब्जॉर्ब करेंगी। सो ये मैं बताना चाहूँगा बेटा आपको, हीट इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी। हमने कहा जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा सो एनर्जी रिलीज होंगी, लेकिन ये एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज होंगी, और जो हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब शॉर्ट में इसको समझते हैं, एक्सो और एंडो। एक्सो बाहर, एंडो अंदर। एक्सो बाहर, एंडो, एंडो मतलब अंदर, अंदर अंदर एंडो। ये देखो बहुत पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए एंडो अंदर आने दो, ऐसे याद रखो। एक्सो बाहर जाने दो, एक्सो हीट रिलीज हुई मतलब बाहर जा रही है, इट मींस इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो गाइस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो पे, और चाहेंगे कि आपकी जो परेशानी है एनडीए की हम लोग जल्द से जल्द शॉर्ट में किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आपको हम लोग अगले नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपसे रूबरू करूँगा। सो गाइस इजाज़त दो, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।